हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दिक् लवण और संकुल लवण में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है छात्रों एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, दिक् लवण और संकुल लवण में अंतर हमेशा आता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादातर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अंतर बताने से पहले यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग पहले इसकी डिफिनीशन याद करिए। डिफिनीशन याद करने के बाद ही आप अंतर करिएगा। तो मैं पहले यहाँ पास डिफिनीशन आपको कराने वाले हूँ। दिक् लवण, दिक् लवण ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, दिक् लवण कहलाते हैं। छात्रों दिक् लवण एक बार फिर से आप लोग समझिएगा कि इसकी डिफिनीशन होती क्या है कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, दिक् लवण कहलाते हैं। इसको हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं छात्रों की। जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसमें बोल रहा है डिफिनीशन में कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर, मतलब यहाँ पास H2O में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब इधर की जितने भी फार्मूले हैं छात्रों उधर साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यही दिक् लवण का मेन फार्मूला होता है कि जितने भी योगात्मक यौगिक होते हैं वो अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पास देखिएगा KCl है तो यहाँ से अलग क्या हुआ, K अलग हुआ, इसका आयन क्या है, प्लस आयन है, प्लस Mg⁻², यहाँ से MgCl2 है तो यहाँ से Mg⁻² प्लस आयन अलग हो गया। फिर Cl यहाँ पास है तो Cl यहाँ से अलग हो गए। 3Cl इधर साइड ले लिए हैं क्योंकि Cl2 इधर साइड था। ओके छात्रों, और एक Cl K के साथ था। यहाँ पास आप समझिएगा कि एक Cl K के साथ था और एक Cl Mg के साथ था, इसीलिए 3Cl की पावर माइनस आयन इसमें कर लिए, प्लस 6H2O। जल का तो वही फार्मूला रहेगा, इधर साइड का भी जल वही रहेगा और उधर साइड जाएगा तो जल रिकमेंडेड वही रहेगा। तो इसकी डिफिनीशन एक बार फिर से आप लोग समझिएगा कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। कोई भी यौगिक लीजिए, यदि उसको हम जल में घोल रहे हैं वो अलग अलग हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, दिक् लवण कहलाएंगे छात्रों। सेकंड एग्जाम्पल आप समझिएगा, FeSO4 कोष्टक NH4, ठीक है, इसके बाद 2SO4 डॉट 6H2O। इस फार्मूले को भी किसके साथ, H2O के साथ हम घोल रहे हैं। ये अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो गए। ये सारे के सारे फार्मूले इधर साइड जब आएंगे एरो के सिंबल की, इस बार तो सभी के सभी फार्मूले अलग हो जाएंगे। यहाँ से FeSO4 है तो Fe अलग हो गए, इसके ऊपर 2 प्लस आयन लग गया, और NH4 है तो इसको 2NH4 कर लिए क्योंकि यहाँ पास 2 का मल्टीप्लाई होगा छात्रों, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पास हो जाएंगे, इसलिए 2NH4। यहाँ पास 8 NH है, यहाँ पास 4 दूना 8, यहाँ से गुणा करेंगे तो बराबर इधर साइड की काउंटिंग आ रही है, प्लस 2SO4। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि SO4 भी यहाँ से आया हुआ है, 2SO4 दो बार SO4 आया, यहाँ पास SO4 है, यहाँ पास भी SO4 है, 2 SO4 आए छात्रों, इसीलिए हम यहाँ पास 2SO4 की पावर 2 माइनस आयन रख लिए, प्लस 6H2O। मैंने बताया पहले कि H2O की वैल्यू सेम इधर साइड जो है और इधर साइड भी सेम टू सेम रहेगी दिक् लवण के अंदर। अगला क्या रहेगा, यदि आप लोग यहाँ पास ये समझना चाहें कि यहाँ पास आयन कैसे निकल कर आ रहा है छात्रों, तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पास बता देता हूँ एक खाली पेपर पर कि यहाँ से आयन कैसे निकल करके आ रहे हैं छात्रों। तो यहाँ पास आप समझिएगा कि जैसे यहाँ पास है पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है छात्रों कितना, 19, और 19 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहले 2, फिर आएगा 8, फिर उसके बाद फिर से आएगा 8, और इसके आखिरी स्टेप पर छात्रों की क्या बच जाएगा, एक बचेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहा है, पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पास इसका आयन क्या लग गया, प्लस का आयन लग गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम का समझिएगा, मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबसे पहले पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कोष्टक पर, सेकंड नंबर पर कितने रहेंगे, 8,
8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और जो तीसरे नंबर पर है 8 2 10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। हमारे अष्टक पूरा करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इसीलिए इसका आयन 2+ रहेगा। यदि क्लोरीन का समझिए, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले पर 2 रहेंगे, सेकंड पर 2 8 3 4 5 6 7 8, सेकंड नंबर पर 8 रहेंगे, फिर थर्ड नंबर पर भी 8 रहेंगे, यहाँ पास भी 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब हम काउंटिंग कर लेंगे, 8 2 10, 10 और 8 18, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें आखिरी कोष्टक पर अष्टक इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की अभी आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको किसी दूसरे परमाणु क्रमांक से लेना पड़ेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन जो रहेगा क्या रहेगा, माइनस में। इसका आयन जो रहेगा किस में रहेगा, माइनस में। इसीलिए क्लोरीन का आयन यहाँ पास छात्रों माइनस में लगा हुआ है, Cl की पावर माइनस में लगा हुआ है। इसी प्रकार आप सेकंड वाले का भी निकाल सकते हैं, किसका क्या आयन रहेगा। अगला जो है छात्रों संकुल लवण। संकुल लवण को 2 नाम और होते हैं संकुल लवण के, आप लोग यहाँ पास समझिएगा। संकुल लवण या संकुल यौगिक, संकुल लवण को संकुल यौगिक भी कहते हैं या उपसहसंयोजी यौगिक भी बोल सकते हैं। 2-3 नाम होते हैं संकुल लवण के, आप लोग याद रखिएगा। संकुल लवण ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। यहाँ पास आप समझिए कि क्या कह रहा है डिफिनीशन में, कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते, जिन्हें जल के साथ क्रिया होगी और वे अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त छात्रों नहीं होंगे, वे क्या कहलाएंगे, संकुल लवण। यहाँ पास उदाहरण के थ्रू आप समझिए, FeCN + 4KCN, एरो का सिंबल यहाँ पास लगाएंगे, K4 बड़ा कोष्टक, यहाँ पास FeCN की CN और इसके मल्टीप्लाई पर 6 आ जाएगा। यहाँ पास क्या हुआ छात्रों की, FeCN2 + 4KCN, यहाँ पास अलग अलग फार्मूला था, इसको हम क्या कर दिए, इकट्ठा करके लिख दे। यही क्या कहलाता है, संकुल लवण कहलाता है, कि अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते। जैसे कि आप दिग लवण में देखिए, दिग लवण में जो इतना फार्मूला है, ये सभी अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो गए। K अलग हो गया, Mg अलग हो गया, Cl अलग हो गया, H2O अलग हो गए। लेकिन संकुल लवण के फार्मूले में ऐसा नहीं होता, सभी फार्मूले जो अलग अलग हैं वे सभी फार्मूले इकट्ठा यहाँ पास लिख करके आ जाएंगे। यही संकुल लवण कहलाता है, कि अपने अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते, संकुल लवण कहलाते हैं। इसके बाद छात्रों जो आप लोगों को यहाँ पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, जब मैं पढ़ रहा था तब भी पूछा गया था, कि संकुल लवण में कौन सा आयन पाया जाता है। संकुल लवण में सर्वाधिक कौन सा आयन पाया जाता है, तो क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस अमोनियम आयन या फिर क्यूप्रस आयन पाए जाते हैं। इसका फार्मूला कभी कभी दे देता है कि संकुल यौगिक में डैश डैश लवण पाया जाता है, या फिर संकुल लवण में कौन सा आयन होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, क्यूप्रस आयन और भी कई सारे, उसमें आपको क्यूप्रस आयन लिखना पड़ेगा। तो क्यूप्रस आयन का आप लोगों को फार्मूला भी याद कर लेना, CuNH3, इसके बाद 4। निकिल साइनाइड आयन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, NiCN4 2⁻- आयन। आर्जेंटो साइनाइड आयन, AgCN2+ आयन इसके ऊपर रहेगा। तो ये सभी आयन आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद संकुल लवण, दिक लवण और संकुल लवण में अंतर क्या होते हैं छात्रों, ये हम करने वाले हैं, दिक लवण और संकुल लवण। इसी प्रकार आपको हेडिंग बना लेना है ब्लैक पेन से। फर्स्ट में तो वही आपकी डिफिनीशन आ जाएगी, इसीलिए मैं पहले आपको डिफिनीशन पढ़ाया हूँ, कि आप डिफिनीशन लिख दे, कभी भी गलत आपका नहीं होगा। फर्स्ट में डिफिनीशन लिखेंगे, ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, दिक लवण कहलाते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। सेकंड, ये केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल एवं विलयन दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला, ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये आयनिक यौगिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दिक लवण के गुण मूल यौगिकों के ही समान होते हैं। संकुल लवण के गुण मूल यौगिकों से काफ़ी भिन्न होते हैं।
दिग लवण में धातु आयनों की सामान्य संयोजकता होती है। संकुल लवण में धातु आयनों की सामान्य संयोजकता के साथ साथ विशिष्ट समन्वयन संख्या भी होती है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।